गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सागर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो आपको उपलब्ध हो सके, और इसी के साथ अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, लाइक एवं कमेंट जरूर करें। आज का अपना वही टॉपिक चल रहा है प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन। पहले लेक्चर में हमने पादप प्रजनन की परिभाषा और उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड उद्देश्य के बारे में डिस्कशन किया। आज एग्रीकल्चर बायोलॉजी कृषि जीव विज्ञान कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए पादप प्रजनन की क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पादप प्रजनन की क्रियाओं के माध्यम से किसी भी फसल की एक उन्नत किस्म को विकसित किया जा सकता है। तो कैसे करते हैं और क्या इसकी प्रोसेस है, किन किन एक्टिविटीज क्या क्या क्रियाएं हमें करनी पड़ती है, तभी जाकर के उन्नत किस्म की फसल विकसित होती है। तो पहले अपने एक्टिविटीज की विविधता का उत्पादन, जिसमें अपने पहले लेक्चर में पढ़ा ग्रामीण, दूसरा जलंधर, आज तीसरा है वो अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं पादप पुनर्स्थापन। और यहाँ पर टॉपिक पहले डालना है पादप पुनर्स्थापन। पादप पुनर्स्थापन का सिंपल सा अर्थ है कि ऐसी फसल या ऐसी कोई भी फसल की प्रजाति जो यहाँ पर नहीं उगरी है, तो उनको बाहर से लाकर के यहाँ पर उगाना, बाहर से लाकर के यहाँ पर उगाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पादप पुनर्स्थापन कहते हैं। कि हो सकता है हिमाचल प्रदेश में कोई गेहूं की उन्नत प्रजाति की किस्म है, तो वो अपने यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाती है, वहाँ सर्वाइव, तो वहाँ से लाकर के उसको यहाँ पर अपने जो एनवायरमेंट, अपना जो वातावरण, इस वातावरण के अनुसार अनुकूलित करवाना, और अनुकूलित करवा करके फिर इसको पुनर्स्थापित करने की जो प्रोसेस है वो की जाती है। तो किसी जगह पर, इस जगह पर नहीं उगने वाली फसल की प्रजातियां हैं, उनको यहाँ लाकर के उगाना की जो प्रक्रिया है उसे पादप पुनर्स्थापन कहते हैं। पादप पुनर्स्थापन द्वारा एक ही वर्ष में सस्यशुद्धता का मतलब है एग्रोनॉमी, और एग्रोनॉमी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है फसल के उत्पादन का। और अपन बात किसकी करें, फसल की करें, तो हमें क्या करना है, फसल का उत्पादन करना, फसलोत्पादन का मतलब है कि अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन हम कैसे करें। तो पादप पुनर्स्थापन के माध्यम से एक वर्ष में अपन फसलों का उत्पादन में सुधार कर सकते हैं। कि ऐसी कोई किस्म है जिसका प्रति हेक्टेयर से हमें प्रोडक्टिविटी, उसका उत्पादन कम मिल रहा है, तो अपन पादप पुनर्स्थापन की विधि के माध्यम से इसका उत्पादन हम एक वर्ष में इंक्रीजमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये निर्भर करेगा कि बाहर से लाई गई पादप प्रजाति, बाहर से लाई गई कोई फसल की प्रजाति है, वो हमारे यहाँ के वातावरण के अनुसार अनुकूलित हो पाती है या नहीं हो पाती। यदि एक्लिमेटाइजेशन यानी कि वातावरण के अनुसार अपने आप को डाल लेगी, अनुकूलित हो जाएगी, तब तो एक वर्ष में एग्रोनॉमी के अंतर्गत सुधार लाया जा सकता है, अन्यथा संभव नहीं। ये निर्भर करेगा वातावरण की परिस्थितियों के अनुसार कि जो बाहर से किस्म है इसको अपन पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्वाइव कर पा रही है या नहीं, तो वो ये अनुकूलन है। तो पहले इसको हमारे यहाँ के वातावरण के अनुसार एक्लिमेटाइजेशन करना पड़ेगा, अनुकूलित करना पड़ेगा, तभी जाकर के फसल वहाँ पर सर्वाइव कर सकेगी। और एक साल में अपने एग्रोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस ला सकते हैं। ठीक, अब ये बात करें अपने पादप पुनर्स्थापन की परिभाषा उसी बारे में। अब पादप पुनर्स्थापन के प्रकार, पादप पुनर्स्थापन के दो प्रकार, एक है प्राथमिक पुनर्स्थापन, दूसरा है द्वितीयक पुनर्स्थापन। दोनों में सर इस अंतर क्या है? प्राथमिक पुनर्स्थापन के अंदर कोई भी फसल की प्रजाति है, उस फसल की प्रजाति में कोई किसी प्रकार का चयन, हमने चयन नहीं किया कि ये उन्नत किस्म का बीज है, उन्नत किस्म का पौधा है, इसको अपन यहाँ से सेलेक्ट करके पादप को पुनर्स्थापित करें, बिना किसी चयन किए हुए, बिना किसी चयन किए हुए फसल की प्रजाति को सीधा विमोचित करना या सीधा वितरित करना क्या कहलाता है? प्राथमिक पुनर्स्थापन कहलाता है। कोई किसी प्रकार का सिलेक्शन
बिना किए किसान तक उस फसल को, उस बीज को विमोचित करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को प्राथमिक प्रतिस्थापन के नाम से जानते हैं। दूसरा है द्वितीयक प्रतिस्थापन। द्वितीयक प्रतिस्थापन में क्या होता है? सबसे पहले इस किस्म की प्रजाति का हम क्या करेंगे? चयन, सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद जो हमारे यहाँ की स्थानीय किस्में हैं, लोकल वैरायटी है, उस लोकल वैरायटी के साथ उसका क्या करवाया जाएगा? संकरण करवाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले चयन करेंगे, जो किसी किस्म प्रजाति की जाती है उसका चयन करने के बाद जो हमारे यहाँ की लोकल स्थानीय किस्में, उस स्थानीय किस्म के साथ इन दोनों का क्या करवाया जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाएगा, संकरण। और संकरण के दौरान अब जो नई प्रजाति की, नई किस्म की जो वैरायटी निर्मित हुई है, उसका बाद में विमोचन किया जाता है। तो इस प्रकार के प्रोसेस को द्वितीयक प्रतिस्थापन के नाम से जानते हैं। दोनों में अंतर समझाया। प्रतिस्थापन का मतलब होता है दूसरी जगह से किसी फसल को ला करके स्थानांतरित करना। प्रतिस्थापन कहलाता है। दो प्रकार का, प्राथमिक प्रतिस्थापन जिसमें किस्म का, किसी फसल की प्रजाति का कोई चयन नहीं किया जाता, सीधा इसका विमोचन होता है, तो इसको कहते हैं प्राथमिक प्रतिस्थापन। दूसरे द्वितीयक प्रतिस्थापन में क्या होता है कि जो बाहर से अपन किसी भी पादप प्रजाति को लेकर के आ रहे हैं, उसका सबसे पहले अपन सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद हमारे यहाँ की लोकल वैरायटी, स्थानीय किस्में के साथ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण हो जाता है, और संकरण हो जाने के बाद किसान तक इसको विमोचित किया जाता है, तो उसे द्वितीयक प्रतिस्थापन के नाम से जानते हैं। ठीक, यहाँ तक ओके। अब यहाँ तक अपने बात कर ली इसकी परिभाषा, इसकी प्रकार। अब बात करते हैं प्रक्रिया कि अपन पादप प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं। बाहर से कोई उन किस्म की प्रजाति का प्लांट हमने लिया और इसको अपन क्या कर रहे हैं? प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापित करने से पहले हमें क्या क्या प्रक्रिया है वो अपनानी पड़ेगी। तो इन स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पहला अर्जन, क्रॉस करना पड़ेगा, संगरोध, क्वारंटाइन का मतलब कि बाहर से विदेश से कोई बीज हमने आयात किया, तो हमें इसकी जांच कर लेनी चाहिए कि उस बीज के साथ कोई कीट, इंसेक्ट या खरपतवार तो हमारे देश से नहीं आ रही, तो ये कहते हैं क्वारंटाइन। फिर इसका कैटलॉगिंग करना, सूची बनाना, मूल्यांकन करना, फिर इसका गुणन करना और फिर इसका वितरण किया जाता है। तो अर्जन की क्रिया में क्या होता है? ये जो आपका अर्जन है, इस अर्जन में अपन करते हैं कि वांछित जनन द्रव्य या जिस किस्म को अपन प्राप्त कर रहे हैं, मान लो किसी पादप का जनन द्रव्य अपन ले रहे हैं या उन्नत किस्म को प्राप्त कर रहे हैं, तो वो आपका अर्जन हो जाता है। लेकिन अर्जन करते समय ये हमें ध्यान में रहना चाहिए कि सभी पादप प्रतिस्थापन हैं वो NBPGR, दैट इज राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो, नई दिल्ली के माध्यम से होना बहुत जरूरी है। यानी कि जो आप जिस प्लांट को या जिस किस्म को आप प्राप्त कर रहे हैं, अर्जन कहता है, लेकिन आप प्राप्त कहाँ से करेंगे? NBPGR से करेंगे, और किसी भी जगह से आपको अर्जित करने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस है संगरोध या क्वारंटाइन। और क्वारंटाइन की प्रोसेस के अंतर्गत अपन क्या करते हैं? क्वारंटाइन की प्रोसेस के अंतर्गत मान लो किसी बीजों को अपन ने बाहर से क्या किया? आयातित किया, बाहर से खरीदा। तो बाहर से खरीदते हैं तो उसके अंदर रोग हो सकते हैं, कीट हो सकते हैं, खरपतवार हो सकते हैं। तो इन सभी की, रोगों की, कीटों की और खरपतवार की हमें वहाँ से जानकारी सुनिश्चित करनी चाहिए कि जो बीज हम खरीद रहे हैं उस बीज में क्या खरपतवार तो नहीं है, खरपतवार से मुक्त हैं, तभी आप उसको क्वारंटाइन सेंटर के अंतर्गत भेजेंगे। उसके बाद इसका सूचीबद्ध करना, कैटलॉगिंग करना।
कैटलॉगिंग जो आपका ब्यूरो है NBBGR, जो NBBGR है तो उसमें आप सूची बनाएंगे किसकी कि विभेद किसका है, स्ट्रेंथ कौन सा है, एंट्रीज कौन सी है, सीरियल नंबर क्या है, इन सभी के बारे में सूचना लिखेंगे। इसके अलावा इसकी प्रजाति क्या है, किस्म क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का उद्भव कहाँ से हुआ है, इसका क्या अनुकूलन है, इसके बारे में पूरा का पूरा रिकॉर्ड है वो लिखा जाता है। और उसके बाद इसका करेंगे इवोल्यूशन या मूल्यांकन। मूल्यांकन है वो आप ब्यूरो की अनुसार ही अन्य अन्य 4 केंद्रों पर उगाया जाता है और फिर इसका वितरण किया जाता है। मूल्यांकन में क्या करेंगे, सूचीबद्ध हो गया मूल्यांकन। अब मूल्यांकन में NBBGR के रीजनल सेंटर बनाएंगे, सूची में नाम बताया रीजनल सेंटर बनाएंगे। उस रीजनल सेंटर में अलग-अलग 4 रीजनल सेंटर होते हैं, 4 रीजनल सेंटर पर इस बीजों को क्या किया जाएगा, वितरित किया जाएगा। और वो 4 रीजनल सेंटर में इस बीजों को उसके खेत के अंदर उगाएगा और इसका मूल्यांकन करेगा कि वास्तव में सही है या नहीं। यदि सही है तो जो प्रगतिशील किसान है उसको ये बीज वितरित किए जाएंगे कि तुम इसकी संख्या में बढ़ोतरी करो, और फिर वहां से इसका कलेक्शन करेगा NBBGR, बीज बैंक में इसका कलेक्शन करेगा। और जैसे ही बीज बैंक में कलेक्शन हो जाता है और सब कुछ अच्छा रहेगा तो फिर किसान को बीज को क्या किया जाता है, वितरित किया जाता है कि अब ये उन्नत किस्म का बीज है जो एक साल में हमने चेंजेस देखे वो ये परिवर्तन है, अच्छा उत्पादन देता है, जैसे जैसे आप चाहे वैसे इसमें हो रहे हैं तो आप किसान को क्या कर रहे हैं, वितरित करें ताकि किसान अपने खेत में उस उन्नत किस्म के बीजों को उगा करके देश की आर्थिक व्यवस्था को या फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत भी कर सकता है और किसान की अपनी आय भी बढ़ोतरी होती है। तो इस प्रकार से समस्त पादप प्रतिस्थापन की विधि, प्रकार और इसकी प्रक्रिया के बारे में हमने डिस्कशन किया। अगला है वो रहेगा आपका संकरण। लेकिन इससे पहले कुछ डिस्कशन करेंगे कि पादप प्रतिस्थापन करने से हमें क्या लाभ है और क्या इसकी हानियां हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि पादप प्रतिस्थापन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं और क्या क्या इसकी हानियां हो सकती है। लाभ तो ये है कि नई किस्म की फसल प्राप्त होती है। पहला लाभ पादप प्रतिस्थापन का पहला लाभ, नई फसलें प्राप्त हो जाती है बिना किसी चयन, बिना किसी संकरण, न तो चयन करना है न हाइब्रिडाइजेशन करवाना, के कम समय, कम मेहनत और कम खर्चे में वो आप उन्नत किस्म की फसलें प्राप्त कर सकते हैं। पुनर्स्थापित करके रोगों कीटों से आप इसकी सुरक्षा है वो कर सकते हैं और वैज्ञानिक शोध के लिए आवश्यक पादप प्रजातियां भी प्राप्त की जा सकती है। यानी कि आप वैज्ञानिक शोध रिसर्च करना चाहें तो भी आपको वहाँ से पादप प्रजातियों की जानकारी है वो मिल जाती है। लेकिन इसकी कुछ हानियाँ हैं, डिसएडवांटेज हानियाँ हैं। वो हानि पहली है कि यदि पुनर्स्थापित कोई किस्म है और उनके साथ अपन ने आप भी बताया था कि विदेश से किसी बीज को अपन ने आयातित किया तो विदेश से बीज आयातित करने के साथ संभावना रहती है खरपतवार के आने की। तो जैसे खरपतवार आ जाती है तो फिर खरपतवार पूरे देश में फैल जाती है। ऐसा ही अपने साथ हुआ वो हुआ कि गेहूं के उन्नत किस्म के बीज भारत में तो कहाँ से खरीदे, अमेरिका से आयात की। तो अमेरिका ने इस गेहूं के साथ जो गेहूं सा है उसको गिफ्ट में भेज दिया गेहूं से, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि बाहर से आयात कर रहे हैं अच्छा उत्पादन प्राप्त होने में, लेकिन इसी के साथ खरपतवार आने की बहुत ही बड़ी संभावना रहती है। तो फिर वो खरपतवार उत्पादित हो गए, लेकिन वो खरपतवार फैलने के माध्यम से भूमि की जो मृदा की सॉइल फर्टिलिटी, जो मृदा की उर्वरता क्षमता है उसको भी नष्ट कर रहे थे। इसी के साथ जो जलकुंभी ब्राजील से आई, ब्राजील की जलाशय से जलकुंभी आ गई, गेहूं सा आ गया, पार्थेनियम घास आ गई। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी खरपतवार है जो वहां से अपने देश में आने की अपार संभावना बनी रहती है। तो पादप पुनर्स्थापन का ये सबसे बड़ा और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज माना जाता है। ऐसा ही हुआ कि एक श्रीलंका से कॉफी कीट आ गया अपने देश में,
अनिष्टकारी खरपतवार जलकुंभी भी यहाँ आ गई, और यूकेलिप्टिक्स है जो सफ़ेदा जिसको अपन कहते हैं वो भी अपने यहाँ पर प्रवेशित हो गया। तो इस प्रकार से पादप पुरुषस्थापन से नई नई किस्में धान की TN फर्स्ट, IR 8 नंबर, IR 28, IR 36 जैसी किस्में, और इसके अलावा गेहूँ की रिडेल, लरमा, रोग और सोनारा 64, कल्याण सोना और जैसी किस्में इन पादप पुरुषस्थापन की विधि के माध्यम से विकसित की जा चुकी है। तो कुछ इसके लाभ भी हैं, तो लाभ के साथ साथ हानियां होना तो स्वाभाविक ही मानी जाती है। तो इस प्रकार से पादप पुरुषस्थापन की विधि अपना करके अपन उन्नत किस्म के बीज और फसलों का उत्पादन कम समय में कर सकते हैं, जिसके माध्यम से एग्रोनॉमी के संदर्भ में फसलों उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है।